अपने लास्ट क्लास का रूल्स पढ़ लिए थे, आज वैल्यूएशन बढ़ेंगे। ड्यूटीज पढ़ लिए थे मतलब, और आज वैल्यूएशन बढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन में बेसिक बात क्या बोलना चाह रहे हैं सर, वो कितना रुपया माने जिसके ऊपर हमको ड्यूटी कैलकुलेट करना है। तो गुड्स का वैल्यू का कितना माने, गुड्स का वैल्यू कितना माने, चाहे वो डॉलर में हो या फिर उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके हो, लेकिन कितना इंडियन रुपीज का वैल्यू माने जिसके ऊपर फिर वो 10%, 8% या 5% जो भी ड्यूटी है वो कैलकुलेट हो। यही पार्ट, ये चैप्टर बात कर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बोला, ड्यूटी किस पे कैलकुलेट होगा, ऑन टैरिफ है। ये गुड्स का दाम को टैरिफ वैल्यू बोला है, ठीक है। टैरिफ वैल्यू मतलब वही गुड्स का दाम, ठीक है। और एक और ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो सबसे पहले आते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब जितना दाम में आप खरीदे और बेची हो, ठीक है, वही दाम को हम मान लें। मतलब जनरली यही होना भी तो चाहिए सर। अगर आप 1 लाख डॉलर का सामान अमेरिका से लाएं या अमेरिका भेजिए, और इंडियन रुपीज आज की डेट में $1 इक्वल टू 82 है, तो 1 लाख इंटू 82 कर लीजिए, 82 लाख हो गया आपको रुपीज का टर्म्स में वैल्यू। उसके ऊपर जो भी ड्यूटी वैल्यू मान लीजिए अगर 10% है, तो सर 8,20,000 आपका ड्यूटी बनता है। अगर ये इंपोर्ट है तो फिर इस पर 10% HWS भी लगा लीजिए। तो सर यानी ये वैल्यू कितना माने, 82 लाख, यानी जितना में लाए या भेजे उस वैल्यू को ये मान लेंगे वैल्यू, पॉइंट। लेकिन कभी कभी जब ऐसा नहीं मानना होगा, उसका मेन बात इस चैप्टर में सीखना। जब गवर्नमेंट को डाउट हो रहा है कि नहीं तुम जो वैल्यू बता रहा है, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितना में ट्रांजैक्शन हुआ है वो वैल्यू में कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या गड़बड़ है और फिर क्या माने, ये बात पढ़ना जरूरी है। तो पहले क्या बोला, देखो इंपोर्टेड गुड का वैल्यू कितना माने, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड सेल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी द प्राइस एक्चुअली पेड या पेएबल, जो दाम हम दिए हैं वहां पे या जो देने वाले, ठीक है। मतलब जिस दाम में इंडिया में गुड्स भेजा गया उतना कोई पकड़ेंगे। फॉर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, जिस जगह इंपोर्ट हो रहा है उस वक्त तक डिलीवरी का दाम, यानी उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी इंक्लूड कर लेंगे। हाँ, लेकिन अब एक कंडीशन है, when the buyer and seller of goods are not related person, बायर और सेलर एक दूसरे से रिलेटेड पर्सन नहीं है, तभी ट्रांजैक्शन वैल्यू लेंगे। क्योंकि रिलेटेड पर्सन क्या होगा, जानबूझ के ट्रांजैक्शन वैल्यू तो कम दिखा सकता है। रिलेटेड का मतलब क्या होता है वो भी पढ़ेंगे आगे। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब ट्रांजैक्शन वैल्यू कोई वैल्यू लेंगे, एक रिलेशन नहीं है, दो प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, बार्टर सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये बोलना चाहता था ट्रांजैक्शन वैल्यू कि अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है एक दूसरे से और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है, तब फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ले लेंगे। सच ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल इंक्लूड, जब मैंने बोला था ना क्या क्या और इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज लगा, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा है कि हम 20 लाख रुपया का सामान इंडिया मंगवाया, रुपीज 20 लाख, अब इसमें रुपीज में कन्वर्ट कर लिया इसको, अब उसमें मान ले मेरा 20,000 रुपया कमीशन लगा, वो भी ऐड करो। कोई इंजीनियरिंग काम या एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वर्क कराए हम प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो भी ऐड हो जाएगा। मान लो 10,000 रुपया वो लगा, तो वो भी ऐड हो जाएगा। सर को रॉयल्टी या लाइसेंस फीस देना पड़ा आपको ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए, तो वो भी ऐड हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा लगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो सब ऐड हो गया। इंश्योरेंस कोई लगा है, ऑब्वियस बात है सर फॉरेन से सामान लाएंगे विदाउट इंश्योरेंस आने नहीं देगा, तो सर कमीशन ब्रोकरेज लगा वो ऐड हो गया, सर इंजीनियरिंग चार्जेस लगा वो ऐड हो गया, सर रॉयल्टी फीस लगा वो ऐड हो गया, सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा वो ऐड हो गया, और इंश्योरेंस लगा वो भी ऐड हो जाएगा। मान लो 10,000 का इंश्योरेंस, अब देखो 20 लाख का सामान नहीं है वो,
20 लाख प्लस 20 और 10 30, 30 और 50 80 90 $95,000 ऐड कर दो, तो 20,95,000। ठीक है, इसके ऊपर अब इस पर ड्यूटी कैलकुलेट। यही तो बोलना चाहता है कि ड्यूटी किस पे कैलकुलेट होगा। हम टैरिफ, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या लें। ठीक है, यही बात इस चैप्टर में पहला पॉइंट तुमको समझो। सर लोडिंग अनलोडिंग भी ऐड कर लेंगे, मतलब वहाँ पे शिप में, फॉरेन में शिप में चढ़ाने का कोई चार्ज लगा, इंडिया में शिप से उतारने का कोई चार्ज लगा नहीं लगता, तो लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो सर इस तरीके से आप क्या क्या ऐड करना सीखिए। कमीशन ब्रोकरेज, कोई एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वर्क, कोई लाइसेंस फीस या रॉयल्टी, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब ऐड करें। जब हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट। सर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी बात तो वही है बेटा, प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल का ऐड करेंगे। ठीक है, वहाँ भी कंडीशन वही है, बायर एंड सेलर नॉट रिलेटेड, और प्राइस सोल कंसिडरेशन। तो वहाँ भी अगर ये सब चार्जेस लगा है तो ऐड होगा। ठीक है, अब बोला वैल्यूएशन बेसिस ऑन टैरिफ वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गया। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब यही है, तुम्हारा जो गुड्स का दाम पड़ रहा है प्लस ये जो अदर एक्सपेंसेस गुड्स से कनेक्टेड लग रहे हैं, सब जोड़ लो। हाँ सर माइनस भी तो कुछ करने देते हैं, हाँ ठीक है, डिस्काउंट कुछ मिला है तो माइनस कर लेना, ठीक बात ना। कोई डिस्काउंट सब्सिडी मिला है तो माइनस कर लेना। अब जो वैल्यू है उस पर चार्ज लगा। लेकिन सर अगर ये दो कंडीशन मीट नहीं हो रहा, माने गुड्स आर पार्टीज आर नॉट पार्टी रिलेटेड है मतलब, या फिर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तब टैरिफ वैल्यू का कंसेप्ट है। टैरिफ वैल्यू क्या हुआ? टैरिफ वैल्यू फॉर एनी क्लास ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स फिक्स बाय CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो वैल्यू गुड्स का प्राइस मान रहे फिक्स कर देगा। तुम कितना में लाया हमको नहीं मतलब, गवर्नमेंट बोल रहे मेरे हिसाब से ये 22 लाख का गुड्स, अच्छा कैसे डिसाइड करेगा गवर्नमेंट, वो भी पढ़ाएंगे अभी, बट पहले बेसिक समझो है क्या। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू है जिसपे तुम डील कर रहे हो, और टैरिफ वैल्यू वो वैल्यू है जो CBIC फिक्स कर दे। ठीक है, कब फिक्स करेगा सर ऐसा कहानी? बेटा जी बोले तो ये दो बातें जब कहानी को खराब करेंगी, पार्टी रिलेटेड है एक दूसरे से और प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं। ठीक है, एट प्रेजेंट किन गुड्स का टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स कर रखा है? सॉरी ये गलती हो गया, टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स ही करके रखा है प्रोडक्ट, और जब ये दोनों कंडीशन मीट नहीं होगा तो आगे रूल और आएंगे। अभी केवल ये समझे दो टाइप का रेट है, टैरिफ वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर तुम डील कर रहा है, और टैरिफ वैल्यू वो वैल्यू है जो CBIC फिक्स कर रही है। सर ऐसा कौन सा गुड्स है जिसको CBIC पहले से ही फिक्स कर रखा है? जैसे क्रूड पाम ऑयल, क्रूड पैल्मोनियम, क्रूड सोयाबीन ऑयल, ग्रास क्रैप, पोपी सीड्स, ऐसा बहुत सारा आइटम जिनका गवर्नमेंट बोला तुम किस पे डील कर रहे हैं हमको नहीं मालूम, हमको फर्क भी नहीं पड़ता, हम ये वैल्यू लगाएंगे और उसके ऊपर हम ड्यूटी लेंगे। तुम 2 लाख में लाए भी लगा सकता है तब तो नहीं, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ लॉजिक से फिक्स कर रखा है भाई। इसने 10 का जगह 15 लगा दिया। हाँ वो लग सकता है 10 की जगह 15 भी, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा हो 5 रुपये जस्टिफाइड है कोई रीजन से तब। ठीक है, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, इसके बाद आएगा रूल। जब ये दोनों कंडीशन बीट होगा, वो रिलेशन पार्टी वाला और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, ये दोनों रूल जब टूटेंगे तो आगे आएगा उसका डिटेलिंग। अभी जहाँ पे रूल्स लगेगा, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7, वैसे रूल्स लगेंगे। ठीक है, फिलहाल सर हम इतने पढ़े, कुछ प्रोडक्ट है जिनमें हम जिस रेट पे डील कर रहे हैं वही मेरा ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, बस ये खर्चों को ऐड कर लेंगे या डिस्काउंट को लेस कर लेंगे, और कुछ आइटम्स है जिनके ऊपर गवर्नमेंट पहले से टैरिफ वैल्यू फिक्स कर रखा है वो मान लीजिए। ठीक है सर, एक बात प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? हम तो $2 लाख का सामान मंगाया, क्योंकि बिल तो डॉलर में आया था मेरा,
तो इसको इंडियन रुपीज में हम कन्वर्ट किस रेट पे करें? डॉलर का वैल्यू 80 माने कि डॉलर का वैल्यू 82 माने कि 81.5 माने, क्या माने? क्योंकि बेटा जी रेट तो हर मोमेंट बदलता है, हर दिन बदलता है। कौन से दिन वाला रेट ले? विच डेट? ठीक है ना? फिक्स करके रखा होगा। नहीं बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, रूल बता नहीं जा रहा उसका। और दूसरा बात ये भी याद रखना है सर, एक तो कौन सा डेट और किसका रेट माने। आरबीआई एक रेट बताता है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम भी एक रेट बताता होगा। जो सीबीआईसी बताए वो तुमको सब में आरबीआई का रेट कंफ्यूज करने के लिए देगा, क्योंकि लोगों का ये मानना क्या रहता है कि डॉलर पाउंड का रेट तो आरबीआई फिक्स करते हैं, तो आरबीआई वाला मान लो। नहीं, यहाँ पे आरबीआई वाला नहीं मान, तुमको सब में अगर आरबीआई का रेट, हाँ सीबीआईसी जो भी रेट देगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम वही रेट को लेंगे। लेकिन डेट कौन सा लेंगे उसका रूल समझे। हमको दो चीज का डेट चेक करना होगा, एक तो डॉलर पाउंड का रेट यानी एक्सचेंज रेट जिसको बोलते हैं, वो कौन सी डेट वाला ले, और दूसरा हमको ठीक से समझना होगा कस्टम ड्यूटी का भी तो रेट होगा ना, इंपोर्ट रेट एक्सपोर्ट रेट, वो जो ड्यूटी का रेट 10% की 5% क्या ले, क्योंकि वो भी बदलता रहता है टाइम टू टाइम। तो ड्यूटी का रेट किस डेट वाला ले, पहले तो दिमाग में ये सेट करो, इंपोर्ट के केस में और एक्सपोर्ट के केस में डॉलर पाउंड कौन से दिन वाला ले, डॉलर पाउंड का रेट, और ड्यूटी का भी रेट कौन से दिन वाला ले। ठीक है, एक स्टोरी सुन लो पहले इंपोर्ट के केस में। गुड्स जब इंडिया में इंपोर्ट होता है, एक मिनट नोट करो, हम तुमको स्टोरी अपने नोट्स में दिखा। ये देखो यहाँ पे स्टेप्स ऑफ इंपोर्ट, ये स्टेप जानना बहुत जरूरी है, और स्टेप में दो बातें याद रखने लायक होगी, वो दोनों हम बाद में मार्क कर देगा इंडिविजुअल। जब इंडिया में वेसल या एयरक्राफ्ट घुसता है, तो पहले ना जो वेसल का जो इंचार्ज होता है, यानी वो कैप्टन ऑफ द शिप, वो घुसने के पहले कस्टम डिपार्टमेंट पे डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं IGM, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। इसमें वो पूरा डिटेल बताता है कि शिप में किसका किसका सामान है, कितना कितना क्वांटिटी है, क्या क्या आइटम है, सब डिटेल दे देता है शिप के अराइवल के पहले। उसके देने के बाद ही वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं, मतलब वो 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया है उसमें घुस सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली यानी ऑनलाइन फाइल होता है बिफोर अराइवल ऑफ द वेसल। जब वो वेसल इंडिया में अब घुस गया, अब जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, प्रॉपर ऑफिसर गवर्नमेंट वाला ऑफिसर, कस्टम का ऑफिसर, वो तुमको एंट्री इनवर्ड अलाउ करेगा, मतलब वो एंट्री इनवर्ड फाइल करेगा तभी तुम्हारा शिप इंडिया में अनलोडिंग हो। ठीक है, अनलोडिंग होने के बाद ना गुड्स को कस्टडी में रख दिया जाता है कस्टम डिपार्टमेंट। अब तुमको बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है, तुम कौन इंपोर्टर, वो इंडिया का पार्टी जो माल मंगवाया है, तुमको बिल ऑफ एंट्री दो टाइप का फाइल कर सकता है। तो तुम अगर माल घर निकाल के लेके जा रहे हैं, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट से निकाल के अपने घर, वेयर हाउस या गोडाउन में लेके जा रहे हैं, तो तुम व्हाइट बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है, जिसको बिल फॉर होम कंजम्पशन भी बोलते हैं, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन यानी व्हाइट बिल। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास अभी ड्यूटी पेमेंट का टाइम नहीं है पैसा, या तुमको थोड़ा टाइम चाहिए, तो तुम कस्टम के वेयर हाउस में माल रखवा सकते हैं, तब तुमको येलो बिल फाइल करना पड़ेगा। और फिर तुम जब येलो बिल फाइल करके बाद में जब छुड़वाने आएगा तो फिर से व्हाइट बिल तो फाइल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस पूरा स्टोरी में तेरे काम का एक तो ये एंट्री इनवर्ड और ये जो बिल है, बिल ऑफ एंट्री, ये दो डॉक्यूमेंट तेरे बहुत काम है। ठीक है, क्योंकि इसी पे डेट का कहानी आएगा पूरा। सर ये जो बिल ऑफ एंट्री हम फाइल करते हैं, ये हम कब तक फाइल कर सकते हैं? अगर शिप आने के बाद फाइल करना चाहते हो तो नेक्स्ट डे तक फाइल हो जाना चाहिए। जिस दिन वो एयरक्राफ्ट या वेसल इंडिया में आ गया, उसके अगले दिन, मतलब एक दिन का टाइम मिलेगा तुमको, तुम व्हाइट बिल फाइल करो, चाहे येलो बिल फाइल करो या व्हाइट बिल फाइल करो, बिल ऑफ एंट्री फाइल करो। सर अगर मान लीजिए हम एक दिन में फाइल नहीं कर पा रहे, हम तो कहीं फंस गए थे, हम तो इंडिया के बाहर चले गए थे कुछ काम से, कुछ भी दिक्कत हो सकता है ना, बीमार पड़ गए थे, सर हम पहले से फाइल करके रखना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन वेसल जिस दिन अराइवल आने का चांस है उसका,
उसके 30 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तुम्हारा बिल ऑफ एंट्री। अगर मान लो मेरा 5 अक्टूबर को वेसल आ रहा है, मेरे को लग रहा है 5 अक्टूबर को आ जाएगा, तो हम उसके और कितना दिन पहले 30 दिन के अंदर अंदर का कोई भी डेट पे फाइल कर सकते। मतलब 6 सितंबर से और पहले नहीं फाइल कर सकते। 6 सितंबर के बाद से लेके 5 अक्टूबर के बीच में कभी भी फाइल कर सकते। 30 दिन यही हो रहा है। तो पॉइंट इतना ही है बेटा, या तो तुम पहले से फाइल करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 1 महीना फाइल कर सकते हो, और उससे जल्दी नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, मतलब तुम्हारा बिल ऑफ एंट्री फाइल करने में और शिप के आने में 1 महीने से लंबा गैप नहीं होना चाहिए। और अगर तुम बाद में फाइल करना चाहते हो तो 1 दिन का टाइम। बात क्लियर? तुम येलो बिल या व्हाइट बिल कुछ भी फाइल करो। व्हाइट बिल फाइल करते हो तो फिर पेमेंट करके ले जाना, और अगर येलो बिल फाइल करते हो तो एक बार वेयर हाउस में रखवा दो। यहां तक का कहानी क्लियर? सर यही डेट मेरे काम आएगा ड्यूटी का रेट डिसाइड करना। सर क्या है ड्यूटी का रेट? तो ये देख लो, अगर तुम्हारा गुड्स वेसल से आ रहा है, वेसल मतलब क्या होता है? पानी वाला जहाज, ठीक है? तो तुम जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन यानी व्हाइट बिल फाइल की हो, या जिस दिन एंट्री इनवर्ड फाइल हो, व्हिचएवर इज लेटर, जो बाद वाला डेट का रेट है वो लेंगे। मान लो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ था, हम पहले फाइल कर दिया था शिप के आने के पहले। शिप आया 5 अक्टूबर को, हम बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दिया था मान लो 30 सितंबर को, तो हम 1 महीना से ज्यादा अर्ली नहीं है। नहीं सर, 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं फाइल। कर दिया हम 30 सितंबर को फाइल। शिप आया, कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो IAGM फाइल किया, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर जो एंट्री इनवर्ड अलाउ किया, एंट्री इनवर्ड अलाउ हुआ मान लो 4 अक्टूबर। तो अब 4 अक्टूबर या 30 सितंबर दोनों में बाद का डेट कौन सा है? लेटर कौन है? ये वाला 4 अक्टूबर। हाँ, तो फिर 4 अक्टूबर को जो ड्यूटी का रेट है वो लगे। अब अगर मान लीजिए 30 सितंबर को 5% था, पर 4 अक्टूबर आते आते गवर्नमेंट बढ़ा के उसको 8% कर दिया, तो तुमको 8% देना पड़ेगा। चाहे घटेगा तो इस सिचुएशन में यही देना पड़ेगा। हाँ एकदम ऑब्वियसली बात है। अब अगर मान लो 5% था, अब गवर्नमेंट उसको 4% कर दिया है, तो तुम्हारे पे 4 लगे। और यही ड्यूटी सर जो 5% का है, हाँ, वो जिस दिन हम फाइल किए थे ये व्हाइट बिल, उस दिन जो रेट रहेगा हम पेमेंट नहीं कर सकते। नहीं, एडवांस पेमेंट करोगे भी ना, पेमेंट कर भी दो तो बाद में डिफरेंस दे के लेके जाना पड़ेगा। डिफरेंस देना ही पड़ेगा। हाँ, व्हिचएवर इज लेटर है भाई, रेट वो लगेगा जिस दिन दोनों में से जो बाद में फाइल हो। ठीक है सर, 5 अक्टूबर को आया कुछ, 4 अक्टूबर को एंट्री इनवर्ड मिल गया था, और हम ड्यूटी पे किए हम व्हाइट बिल फाइल किए 6 अक्टूबर को। बाद में तो 1 दिन बाद तक कर सकते हैं ना, आने के पहले करना जरूरी नहीं है हर बार। तब सर दोनों में से कौन सा डेट बाद में? 4 अक्टूबर की 6 अक्टूबर? तो 6 अक्टूबर को जो रेट है वो लग जाएगा। तो रूल यही है, एंट्री इनवर्ड या व्हाइट बिल जिस दिन फाइल हुआ, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जिस दिन फाइल हुआ, दोनों में व्हिचएवर इज लेटर। अगर ये गुड्स किससे आ रहा है? वेसल से। ठीक है, अगर ये गुड व्हीकल या एयरक्राफ्ट से आ रहा है, मतलब प्लेन से आ रहा है या जमीन के रास्ते से आ रहा है, ट्रक से भी आ सकता है, नेपाल से, भूटान से, चाइना से, रास्ता तो है, रोडवे भी तो है वहां पे। हर चीज फॉरेन से, पानी और हवा से ही नहीं आते, जमीन से भी आ सकता है, ट्रेन से आ सकता है। ट्रेन भी तो चलता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, है ना? तो सर ठीक है, प्लेन शिप छोड़ के, पानी का जहाज छोड़ के बाकी दोनों में से कोई तरीके से आ रहा है, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ होम कंजम्पशन का, या जिस दिन वो कन्वेयांस इंडिया में अराइवल की, व्हिचएवर इज लेटर, इसमें भी लेटर। हाँ लेटर हर बार। अगर सर गुड्स को हम पहले व्हाइट बिल फाइल ही नहीं किया, हम तो येलो बिल फाइल करके वेयर हाउस में रखवा दिया, और बाद में जाके व्हाइट बिल फाइल किया और गुड्स को लेकर गया, तब भी व्हिचएवर इज लेटर। तो इसमें तो ऑलवेज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाद, बिल ऑफ एंट्री बाद में होगा। और अगर सर अदर कोई गुड्स, ऑल अदर गुड्स, मतलब इनके अलावा भी अगर कोई तरीके से आप लेकर आ रहे हो, तो जिस दिन आप कस्टम ड्यूटी जमा कर रहे हो उस दिन जो रेट होगा वो। तो सर हमें 4 रूल पड़े। अगर पानी के जहाज से लेके आए तो बिल ऑफ एंट्री और एंट्री इनवर्ड व्हिचएवर इज लेटर।
अगर व्हीकल या एयरक्राफ्ट से लेकर आए तो बिल ऑफ एंट्री या फिर अराइवल ऑफ द कन्वेयंस, जिस दिन वो व्हीकल या एयरक्राफ्ट इंडिया में आया, रिचेबल इज लेटर। अगर हम पहले येलो बिल फाइल कर दिए और बाद में व्हाइट बिल फाइल कर रहे हैं तो जिस दिन व्हाइट बिल फाइल किए। और अगर इनके अलावा भी कोई और स्टोरी बन रहा है, देखो इनके अलावा कोई स्टोरी बनेगा नहीं जल्दी से, लेकिन अगर बन रहा है तो जिस दिन तुम ड्यूटी पेमेंट करो उस दिन जो रेट, ठीक है। ये हो गया किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे। अब आ जाओ किस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे। डॉलर पाउंड का कौन सा रेट ले सर? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हो, कोई सा भी, येलो या व्हाइट नहीं बोला, देखो यहाँ जिस दिन तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल करा, चाहे येलो चाहे व्हाइट, उस दिन जो डॉलर का रेट है वही वाला रेट से तुम्हारे गुड्स के वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा। तो लेकिन सर ये बोलो, येलो बिल जैसे कि वेयर हाउसिंग में रखने के लिए है, हाँ उस दिन हम फाइल कर रहे हैं येलो बिल, तो उस दिन जो रेट रहेगा डॉलर का रेट, एक्सचेंज है, हाँ डॉलर का रेट जो रहेगा, हाँ वही रेट लगेगा एकदम उसी तो बोला। और जिस दिन अगर तुम पहले व्हाइट बिल फाइल कर रहे हैं तो व्हाइट बिल का जो रेट है वो ले लो, व्हाइट बिल वाला दिन का रेट। और अगर पहले येलो बिल फाइल कर रहे तो येलो बिल वाला दिन का रेट। तुम जिस दिन भी पहला बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो वो कोई सा भी हो सकता है, तो उस दिन जो रेट लग रहा है वही, उस दिन डॉलर पाउंड यूरो येन का जो रेट है, फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है बोले। तो क्लियर है, इंपोर्ट का ड्यूटी का रेट कौन से डेट का लेंगे और एक्सचेंज रेट कौन से डेट का लेंगे। अब आ जाओ एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा सर। सर एक्सपोर्ट के केस में पहले डॉलर का रेट बता देते हैं। जिस दिन शिपिंग बिल फाइल, अब एक्सपोर्ट का भी कोई स्टोरी है क्या सर ऐसा? हाँ है, छोटा सा सुन लो। हमको रशिया से ऑर्डर मिला, हमको रशिया सामान भेजना। हम गए शिपिंग कंपनी के पास, जो लोग शिप चलाते हैं, प्लेन या पानी का जहाज जिनका चलता है, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है। पानी में तो प्राइवेट जहाज भी चलते हैं, हवा में तो प्राइवेट जहाज भी उड़ते हैं, गवर्नमेंट के भी पानी में शिप चलते हैं। अब तो गवर्नमेंट का कोई हवाई जहाज नहीं बचा है ना, एयर इंडिया था वो भी इंडिया गवर्नमेंट बेच दिए, ठीक है ना। तो सर आपको जाना पड़ेगा उस मतलब शिपिंग कंपनी के ऑफिस में और बोलना पड़ेगा देखो इतना सामान हमको रशिया भेजना है, तो आपको एक शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन शिपिंग बिल आप फाइल किए उस दिन जो डॉलर पाउंड यूरो येन का रेट है वो ले लेंगे। बात क्लियर? मतलब सेम ही है, उसी की तरह इंपोर्ट करना। हाँ नहीं, वहाँ पे बिल ऑफ एंट्री, यहाँ शिपिंग बिल। हाँ डॉलर पाउंड का रेट कौन सा ले सर एक्सपोर्ट के टाइम में। अब मेरा बात सुनो, तुम शिपिंग बिल फाइल किया, शिपिंग कंपनी क्या करेगा, कस्टम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि इस शिप में ये सामान जाएगा इस पार्टी का। तो कस्टम का जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर पास करेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर, उसको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बोलते हैं। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर उसका नाम है, तुम एक्सपोर्ट ऑर्डर भी याद रख लो बहुत, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर जिस दिन एक्सपोर्ट ऑर्डर फाइल किया उस दिन करेगा। यहाँ पे लेटर फेटर कुछ है नहीं स्टोरी, ठीक है ना। बात क्लियर है मेरा? मतलब सर एक्सपोर्ट में ज्यादा नौटंकी नहीं है। डॉलर का रेट लेंगे जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हुआ, और ड्यूटी का रेट लेंगे जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू कर। लेकिन इंपोर्ट में झमेला है सर, वेसल से आ रहा है तो, व्हीकल एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो, कस्टम हाउस में रखवा रहे हैं तो, ठीक है, वहाँ है थोड़ा ड्रामा। अब एक मजेदार क्वेश्चन पूछते हैं, एक स्टोरी का आंसर करना। मान लें ये 12 नॉटिकल माइल्स है, जिसको अगर पार कर जाए तो मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट हो गया, और इसमें घुस जाए तो मान लेते हैं इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट हो गया। मान लो यहाँ पे शिप, ये जमीन है इंडिया का, शिप यहाँ से चला, शिप ये 12 नॉटिकल माइल पार करने के पहले ही डूब गया, तो मेरा जो ड्यूटी दिया है हमको वापस मिलेगा? हाँ मिलेगा। लेकिन अगर शिप ये पार कर गया तो ये 12 नॉटिकल माइल और फिर तुरंत डूब गए, नहीं मिलेगा। हाँ मतलब भुगतो, डबल दुख मनाओ, एक तो माल खोने का, एक ड्यूटी नहीं जानी। वैसे ही शिप अगर ये 12 नॉटिकल माइल में एंट्री कर गया और अब डूब गया तो इनको ड्यूटी देना पड़ेगा, ठीक बात। और इसके पहले पहले डूब गया तो नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना। ये जो तुमको थ्योरेटिकली लास्ट क्लास पढ़ाया था ना नॉटिकल माइल्स वाला स्टोरी, देखो यहाँ मेरा बहुत अच्छा समरी बनाया हुआ मेरे नोट्स में।
12 नॉटिकल माइल तक के एरिया को बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, मतलब जिसमें जिसको पार कर जाए तो एक्सपोर्ट स्टार्ट और जिसको एंट्री कर जाए तो इंपोर्ट स्टार्ट। 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक होता है इंडियन कस्टम वाटर, मतलब जमीन से 24 बोला है, 12 के बाद और 24 नहीं, मतलब वो 12 के बाद और 12 नहीं, हाँ 12 के बाद और 12। हाँ, तुम ऐसे याद करो, जमीन से 12, जमीन से 24, 24 नॉटिकल माइल पार कर गया तो 24 नॉटिकल माइल तक का एरिया को क्या बोलते हैं? वो कस्टम का वाटर बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि वहां पे कस्टम कोई भी शिप को पकड़ के चेक कर सकता है, स्मगलिंग वगैरह उसको डाउट है तो पकड़ के जमा कर सकते हैं। मतलब कोई 12 नॉटिकल माइल्स में घुसा नहीं है, लेकिन 24 नॉटिकल माइल वाले एरिया में घुस गए। ये लाइन 12, ये लाइन 24, अब यहाँ घूम रहा है शिप। कस्टम डिपार्टमेंट को डाउट हुआ कि पक्का कोई टेररिज्म या स्मगलिंग का काम होने जा रहा है, वो शिप को जब्त कर सकता है, चेकिंग कर सकता है, उसका एरिया है। तो ये नहीं बोल सकता हम तो अभी इंडिया में नहीं घुसे, आपका क्या बनता है हमको पकड़ने के? भैया हम तुमको पकड़ सकते हैं, ठीक है। और आखिरी नॉटिकल माइल याद रखने लायक है वो है 200 नॉटिकल माइल। जमीन से 200 तक वालों को बोलते हैं इकोनॉमिक जोन, मतलब वहां पे इंडिया इकोनॉमिक बिजनेस कर सकता है। 200 के बाद के एरिया को बोलते हैं हाई सी एरिया, मतलब वो किसी का नहीं। तो ये 4 वाली जो हम तुमको आज लास्ट क्लास में बताया था, इस नोट्स में तुम देख सकते, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेट का भी कहानी की है, तुम्हारा बुक का PDF स्क्रीन पे आ गया। तो बस अब देखो यहाँ पे बोला इन केस ऑफ इम्पोर्ट डेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हुआ। रेट ऑफ एक्सचेंज कौन डिसाइड करेगा? RBI नहीं, CBIC। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बेवकूफ बनाने के लिए देगा ना, तो हम तो उसी को मार देते हैं, RBI। हाँ, बहुत जन मारता है क्योंकि सबको लगता है RBI तो उसका पावर गवर्निंग बॉडी है। तो मैंने बोल दिया रेट नोटिफाई CBIC भी करता है, रेट नोटिफाई RBI भी करता है, कई एक एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन है वो लोग भी रेट डिक्लेयर करते हैं, लेकिन तुमको यहाँ पे CBIC का रेट ही केवल फॉलो करना है। कस्टम का मामला में CBIC को ही फॉलो करना है। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे दिया रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी इन द फॉलोइंग केस। पहले बोला तुम इंपोर्ट किया है, तुम्हारा बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ, जब इंपोर्ट किया है तो 20 अक्टूबर को, एंट्री इनवर्ड मिला है 15 अक्टूबर को, मतलब पहले एंट्री इनवर्ड मिला है, बाद में तुम बिल ऑफ एंट्री फाइल की। डॉलर का रेट लेते समय सर हमको लेटर फेटर कुछ नहीं देखना, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है उस दिन से हमको मतलब है, बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ 20 अक्टूबर, ठीक है ना। अब देखो तुमको यहाँ पे 62 बता रहा है CBIC का रेट, वो रेट क्यों बता? RBI वाला रेट से तुमको कोई मतलब ही नहीं है, ये कॉलम तो मेरे काम का ही नहीं। फिर यहाँ 2 रेट क्यों बताए? अच्छा एक मिनट 2 रेट बताया तुमको, ये तो ये बिल ऑफ एंट्री वाला दिन का रेट और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड का भी रेट। सर हमको डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड का रेट से कोई मतलब नहीं, हमको तो बिल ऑफ एंट्री का 62 से मतलब। तो केस में इंपोर्ट के केस में मेरा 62 होगा US डॉलर का, तो हमको RBI से कोई मतलब नहीं और हमको एंट्री इनवर्ड से भी कोई मतलब नहीं, जब डॉलर का रेट डिसाइड करना, एक्सचेंज रेट जब डिसाइड करना। वैसे ही एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हुआ 25 नवंबर को, 25 नवंबर का जो रेट है तो वो ले लेंगे सर, दोनों ही 25 नवंबर को हो गया, बढ़िया बात है, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं था, हमको जिस दिन शिपिंग बिल फाइल हुआ उसके रेट से मतलब। और RBI का रेट इररिलेवेंट है, ये एग्जाम में लिख के दिया थ्योरी में। एक बार हमेशा जाने को टैक्स पेपर में ना कोई सम सॉल्व करते हो और उसका कोई रूल तुमको पता है तो वो रूल नीचे प्रॉपर्ली नोट में लिख के आना, सिर्फ सम सॉल्व करके मत आ जाना, ठीक बात। तो ये था तुम्हारा कहानी, रेट वाला कहानी भी हम तुमको बता दिए, तुम्हारे नोट्स में आई थिंक आएगा या नहीं आएगा हमको नहीं पता, आगे नहीं भी आएगा तो छाप नहीं, हम पढ़ा दिए, तो वो PDF तुमको दिया हुआ ही है। अब आ जाता है कस्टम वैल्यूएशन। हम बोला था ना जहां पे ट्रांजैक्शन वैल्यू काम नहीं करेगा, देखो प्राइमरी मेथड क्या बताया, ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसके रूल नंबर भी याद करना, एग्जाम में रूल लिख के आना, रूल नंबर, बस ये 4-5 रूल नंबर है, याद रखिए।
सीरियल वाइज है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो रूल 3 किसका है? ट्रांजेक्शन वैल्यू। ट्रांजेक्शन। तो सर जहाँ रूल 3 एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, सर क्यों नहीं हो पा रहा है? सर आप बोले तो 2 कंडीशन है, पार्टी रिलेटेड है और प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है। सोल कंसिडरेशन दोनों में से अगर एक भी बात टूट रहा है तो फिर सर रूल 3 अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए और पार्टी अनरिलेटेड होना चाहिए, तभी ट्रांजेक्शन वैल्यू एप्लीकेबल होती है। तो सर ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर नहीं ले सकते तो क्या करेंगे? तो सेकेंडरी मेथड्स आए जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 मेथड है। सेक्शन रूल नंबर इजीली याद रह जाएगा। 4, 5, 7, 8, 9 है, 6 गायब है। हाँ ये देखने लायक बात है। 3, 4, 5, 7, 8, 9 पहले बोला ट्रांजेक्शन वैल्यू लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसी जैसा गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स कोई और भी तो लाया होगा इंडिया में। तुम सैमसंग का 100 मोबाइल मंगवाया इंडिया में बेचने के लिए, कोई और भी तो पार्टी होगा जो सैमसंग का 100 मोबाइल मंगवाया होगा। तो अगर तेरे केस में रिलेशन निकल के आ गया या तेरे केस में प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो ठीक है ना, कोई और इंडिया में उसी डेट के आसपास, लेकिन 2 मेन बात बोलेगा, सेम डेट के आसपास, सेम डेट होना जरूरी नहीं है बट सेम डेट के आसपास, मतलब 1-2 दिन का इधर उधर, हाँ वो चलेगा, वो डिपार्टमेंट देख लेगा। और ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में। अब बेटा जी ऐसे नहीं कि तुम 100 मोबाइल मंगाए और हम 20 मोबाइल, तब तो फिर रेट अलग होना ही था, क्योंकि तुम ज्यादा मंगा रहे, तेरे को तो डिस्काउंट मिलना ही था। तो कस्टम डिपार्टमेंट तेरे पे कैसे इल्जाम लगा सकता है कि तुम जानबूझ के कम प्राइस दिखवा रहे? देखो नीरज तो एक मोबाइल 12,000 में मंगवाया, तुमको एक मोबाइल 10,500 कैसे पड़ गया? अरे भैया नीरज 10 पीस 20 पीस मंगवाया, हम 100 पीस मंगवाए, तुमने डिस्काउंट नहीं देगा हमको? तुमको मतलब तुम बोलोगे ना कस्टम डिपार्टमेंट को ये आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बात थी, सेम डेट के आसपास। सर गैप अगर डेट का बहुत है तभी तो प्राइस फ्लक्चुएट हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा डेट का गैप नहीं होना चाहिए और ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। 2 ये मेन बात है, और भी कुछ बातें आएंगी वो पढ़ेंगे, वो ले लीजिए। सर उस टाइप का मोबाइल इंडिया में आसपास में आया ही नहीं और न उसको क्वांटिटी के आसपास का कुछ है। तब फिर सिमिलर नेचर का और कोई मोबाइल फोन आया होगा। सैमसंग का A34 नहीं आया, सैमसंग कंपनी का कोई और ब्रांड का फोन जो उसी के आसपास का दाम दो, वो वाला को देख लेंगे। मतलब सिमिलर गुड्स, तो या तो आइडेंटिकल गुड्स का वैल्यू पकड़ेंगे या सिमिलर गुड्स का, ठीक है। तो रूल 4 बोलता है आइडेंटिकल, रूल 5 बोलता है सिमिलर, ऐसे याद करो। रूल 3 बोलता है ट्रांजेक्शन वैल्यू, रूल 4 बोलता है आइडेंटिकल, रूल 5 बोलता है सिमिलर गुड्स, रूल 7 बोलता है डिडक्टिव वैल्यू मेथड, रूल 8 बोलता है कंप्लीटेड यानी एडिशन मेथड। ये माइनस का मेथड का बात करता है रूल 7, रूल 8 एडिशन के मेथड का बात करता है, डिडक्टिव और कंप्लीटेड। और रूल 5 बोलता है रेसिडुअल वैल्यू, रूल 9 बोलता है रेसिडुअल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाइए रूल 3 के ऊपर। तो रूल 3 हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बोला? ट्रांजेक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज प्राइस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब नॉर्मल बिजनेस का एक्टिविटी जैसा ही है। नो रेस्ट्रिक्शन एज टू डिस्पोजिशन ऑफ यूज ऑफ गुड बाय बायर अदर देन रेस्ट्रिक्शन। बायर का तुमको जो सामान तुम लाए गुड्स ना, सेलर तेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि तुम गुड्स को कैसे यूज करेगा, ठीक है। सर सेल और प्राइस इज नॉट सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन, मतलब प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। बेचने के बाद कोई प्रॉफिट आ रहा है वो अब किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, यही तो रिलेशन वाला बात आ गया ना। तुम हमको 100 रुपये में एक आइटम बेच दिया और बोला देखो इसको जितना में बेचोगे उसका भी 10% हम तुमसे लेंगे, तो यहाँ मतलब तेरा मेरा कोई रिलेशन है। तुम मेरा ब्रांच है या हम तेरा ब्रांच है, तुम मेरा डिपार्टमेंट है या हम तेरा डिपार्टमेंट है, या अदर कोई रिलेशन, ठीक है ना। और क्या बोला? सेलर एंड बायर आर नॉट रिलेटेड। सर कब बायर एंड सेलर का रिलेशन माने? भाई बंधु दोस्त किसको रिलेशन माने? तो वो क्या बोला? तुम्हारा ही बिजनेस का वो ऑफिसर या डायरेक्टर है जो फॉरेन में बैठ रहा है तुमको माल भेज रहे,
है ना रिलेशन। तुम्हारे बिजनेस का पार्टनर है, तुम्हारा उसके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तुम्हारे बिजनेस में 5% से ज्यादा वोटिंग पावर है उसके पास। तुम मेरे बिजनेस पे, हम तेरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, या हम दोनों के बिजनेस को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करता है, या हम दोनों मिलके किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं, या फिर हम फैमिली मेंबर हैं। ठीक है ना। इसमें लीगल पर्सन यानी तुम मेरा लॉयर, तुम मेरा लीगली एजेंट वेजेंट है, सब इंक्लूड हो। ठीक, तो यहां पर ये बात बोलना चाह रही है, हो गया रिलेशन का डेफिनेशन। अगर ये रिलेशन निकल कर आ रहा है तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू पॉसिबल है। तो इन द फॉलोइंग केस ट्रांजेक्शन वैल्यू एक अच्छा, अगर बायर से रिलेटेड है फिर भी ट्रांजेक्शन वैल्यू कब कब पॉसिबल हो सकता है। सर नॉर्मल क्या बात बोलना चाहते हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं स्टोरी। नॉर्मल बात ये है कि अगर ये ऊपर वाले पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन अगर ये ऊपर वाले पॉइंट्स एप्लीकेबल है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं। अब ऊपर वाले पॉइंट में एक बात था रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब बताया। अब उस एक्सेप्शन का भी, यानी नॉर्मल केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, रिलेशन उसका एक्सेप्शन है जब ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं होगा। सर उस एक्सेप्शन का भी कुछ एक्सेप्शन, मतलब कब कब रिलेशन होने के बावजूद भी ट्रांजेक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट किया जा सकता। नंबर 1, ये रिलेशनशिप प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। तेरा मेरा रिलेशन है बट हम वही दाम में एक अननोन पर्सन, तुम फॉरेन में मेरा होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी कुछ तो है, तुम मेरे को जिस रेट पे माल भेज रहे हैं उसी रेट पे तुम इंडिया में अननोन पर्सन को भी माल भेज रहे हैं, तो फिर तो यानी प्राइस को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा हमारा रिलेशनशिप, है ना। तुम मेरे को, क्योंकि तुम मेरा होल्डिंग कंपनी है, तुम मेरा सब्सिडियरी कंपनी है, तुम मेरा एजेंट है, तुम मेरा ब्रांच है, तुम मेरा डिपार्टमेंट है, या हम तेरा ब्रांच है हम तेरा डिपार्टमेंट है, या हम दोनों एक दूसरे के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कुछ भी हैं। तुम मेरे को एक सामान भेजा 100 रुपया पर यूनिट करके, और वही सामान तुम एक अननोन पर्सन को, अभिषेक सर के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है मान, उनको तुम सामान भेज रहे हैं 100 रुपया करके, तब फिर सर यानी यहाँ पे रिलेशन के कारण प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वही ले लो। या तो इम्पोर्टेड डेमोन्स्ट्रेट दैट द वैल्यू ऑफ गुड बीइंग वैल्यूड क्लोजली अप्रोक्सिमेटली वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, या फिर इम्पोर्टर ये साबित कर दे कि गुड्स का जो वैल्यू निकाला गया है ना वो इनमें से कोई एक वैल्यू के इक्वल ही आ रहा है, मतलब वो आइडेंटिकल गुड्स है, सिमिलर गुड्स के इक्वल आ रहे हैं, यानी वो डिडक्टिव या एडिक्टिव मेथड से जो आंसर निकल कर आता उसके इक्वल आ रहा है। मतलब जो ऊपर और जो मेथड्स है ना कैलकुलेशन के, अगर उनसे भी वही वैल्यू आ रहा है जो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तो सब सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे कम बात बोला कि कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब सिमिलर, हम बोला था ना ऊपर 2 बात कि हम ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला एक आदमी 1000 और एक आदमी 10,000 मंगा, 1 लाख यूनिट मंगा रहे हैं, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते भाई, तो पागलपंती वाला बात हो रहा है सर। 1 लाख में प्राइस अलग हो गई और 1,000 में प्राइस अलग हो गई सर, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स सेल विद प्राइस, ऊपर वाला फिर ज्ञानबाजी रिपीट किया, ये सब ऐड होगा, ये तो अपने पढ़ चुके हैं ना। कमीशन ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऐड हो सकता है, ये बढ़िया पॉइंट है, पैकिंग चार्जेस ऐड हो सकते हैं, सर ये ऐड हो सकता है ना। अरे आप तुमको बॉक्स में पैक करने का अलग से दाम लियो तो वो भी ऐड होगा, तब ड्यूटी कैलकुलेट हो। तुम मेरे को 1 लाख रुपए का सामान भेजा, लेकिन तुम बोला इसको पैकिंग का चार्जेस भी 10,000 रुपया लगा। तुम मेरे को बोला इसको कंटेनर्स जो बड़ा बड़ा बॉक्सेस में डाला उसका भी 2,000 का खर्चा होगा। अगर तुम वो मेरे से वसूल कर रहा है तो ये सब जोड़ के जो वैल्यू आएगा उस पर ड्यूटी लगाइएगा सर। इसके अलावा तुम उस आइटम के साथ कोई मटेरियल या कंपोनेंट भी भेज रहे हैं, कोई टूल डाइज या मोल्ड भेज रहे हैं, कोई अदर आइटम उसके साथ जोड़ के भेज रहे हैं, तुम कोई वर्क या डिज़ाइन किया मेरे बोलने पे अलग से, हम तेरे को बोला मेरे को 1 लाख टी-शर्ट भेज दे, तुम यूएस का पार्टी है, लेकिन हम बोला उस 1 लाख टी-शर्ट पे ना एक पर्टिकुलर स्लोगन है वो लिखा हुआ होना चाहिए। देखते हो ना जब बड़ी बड़ी रैलियां निकलती है तो लोग एक ही जैसा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं,
हाँ। उस पे एक ही लोगो लगा हुआ है। मान ले मेरा कोई एनजीओ है, हम चाहते हैं हर टी शर्ट के पीछे वो एनजीओ का नाम छपा हुआ है, ताकि मेरा वॉलंटियर्स पहन के घूमे तो सबको बता रही है इस एनजीओ का, है ना। ऐसा बहुत जन करता है सर। तो सर उस केस में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। वो फ्री में करके देगा क्या ये पार्टी ये काम? सर वो फॉरेनर है, वो फ्री में आपको कुछ भी नहीं बेचेगा। तो सर अगर वो इस बात का चार्जेस लिया है तो सर वो भी ऐड कराइए, वो भी ऐड कराइए सर, रॉयल्टी लाइसेंस ऐड कराइए। अगर आगे बेचने पे भी वो मेरे से कुछ प्रॉफिट ले रहा है, मेरे को तो एक पर्टिकुलर दाम में सामान भेजा ही, प्लस बोला आगे बेचने में भी, तो सर वो भी ऐड कीजिए। तो सर सीधा सा बात है, गुड्स से कनेक्टेड कुछ भी खर्चा हुआ है सब ऐड। बेचने का सारा जो बोल रहा है कुछ ले रहा है, हाँ तो कस्टम से छुड़ा कर लाएंगे तब ना बेचेंगे। तुमको तुम्हारा एग्रीमेंट में मेंशन है तो हाँ मेंशन है, हाँ, लेकिन उसको तो छुड़ा भैया के तुम्हारा लाएंगे। सेलिंग प्राइस, हाँ तुमको अंदाजा में बताना पड़ेगा तुम्हारा इसका सेलिंग वैल्यू क्या होगा। तब तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका तो ऑब्वियसली पता होना पड़ेगा, ठीक बात। हाँ। अब तो ऐसा खर्चा है, देखो सीधा बात बोला भैया, फालतू का ड्रामा छोड़िए, बड़ा सीधा सा बात ये, गुड्स को लाने, गुड्स का दाम और गुड्स को लाने में जो जो खर्चा और लग रहा है सब जोड़िए। सामने वाला पार्टी आपसे जो भी एक्स्ट्रा प्राइसेस ले रहा है सब जोड़ लीजिए, वो जो वैल्यू है उस पर ड्यूटी कैलकुलेट सब जोड़ लीजिए, माने ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस भी जोड़ लीजिए, हाँ कि ना। हाँ। लेकिन सर जी इसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं, मतलब बाकी खर्चा पे कोई कंडीशन नहीं है सर, नहीं बाकी खर्चा पे कोई कंडीशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट में क्या बोला, एफओबी बोल के एक वैल्यू होता है, फ्री ऑन बोर्ड, मतलब वहां का शिपिंग स्टेशन में माल चढ़ाते वक्त जो वैल्यू गुड्स का था उसका 20% ट्रांसपोर्ट वैल्यू माना जाएगा। अब तुम बोल रहे हो मेरा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लगा, डिपार्टमेंट बोल रहा नहीं मानेंगे। और इंश्योरेंस केस में क्या बोला एफओबी का 1.124, ये 2% याद रखना, जब सभी सम्स करेंगे उसके ऊपर तो समझ में आ जाएगा, बट ये 2% याद रखना, ठीक है। अगर ये सामान हम इंपोर्टेड बाय एयर कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ, इन दोनों में विचएवर इज हायर बोला है, मतलब ये मेरा जो खर्चा लगा या 20% एफओबी ट्रांसपोर्ट के केस में, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिल जो भी आया और जो भी एफओबी का 20% आया, विचएवर इज हायर, उतना तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का वैल्यू माना जाए, जो बिल में ऐड हो जाएगा उस पर ड्यूटी कैलकुलेट हो। वैसे इंश्योरेंस के केस में भी तुम्हारा जो इंश्योरेंस का वैल्यू लग रहा है या 1.12 एफओबी, विचएवर इज हायर, ठीक है। नहीं ये तुम इसका भी यहाँ से, ये मेरा चार्ट ठीक से बनाया है, ये रहा, ये देखो क्या बोला यहाँ पे, फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग एक्सपेंसेस। देखो क्या बोला, अगर तुम्हारा सामान वेसल या व्हीकल से आ रहा है, मतलब जमीन से या पानी से, तो फिर जितना तुम एक्चुअल ट्रांसपोर्ट खर्चा दियो वो, ठीक है। और अगर नहीं पता है कितना दियो, एक्चुअल अमाउंट सर्टेन नहीं है, तब फिर 20% एफओबी, ठीक है। वो वाला बात छोड़ दो जो हम यहाँ पे बता रहे थे, ये ऐसे बहुत सिंपली हो जाएगा मेरे तरीके से याद करो। तो सर अगर हम व्हीकल या वेसल से मंगा रहे हैं तो एक्चुअल अमाउंट अगर पता है तो वो, और नहीं पता तो 20% एफओबी। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट से मंगवा रहे हैं तो एक्चुअल अमाउंट या 20% एफओबी, विच इज लोअर है, हायर नहीं लोअर है। तो सर अगर आप जमीन से या पानी से मंगा रहे हैं तो जितना आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा वो पता है तो वो ले लीजिए, अगर नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट कितना लगा तो फिर 20% ऑफ एफओबी ले लीजिए। लेकिन अगर आप हवा से मंगा रहे हैं तो एक्चुअल अमाउंट या 20% ऑफ विच इज लोअर ले लीजिए। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे तुमको थोड़ा फायदा देना चाहिए। और यही बोला इंश्योरेंस के केस में, क्या बोला, अगर वेसल, व्हीकल या एयरक्राफ्ट किसी से भी मंगा रहे हो तो अगर अमाउंट पता है तो जो पता है वो ले लो, नहीं पता तो 1.1 एफओबी। यहाँ पे हायर लोअर का कोई स्टोरी नहीं।
ठीक है, एक हायर लेवल एयरक्राफ्ट में। हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, लोअर है, लोअर, हायर लोअर बोले मतलब लोअर बोले, हाँ, वो भी ट्रांसपोर्ट में। इंश्योरेंस में तो वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट सबके लिए एक ही बात बोलती है, हाँ, पता है तो जो पता है वो ले लो, नहीं पता तो 1.125% ले लो। अब ये एफओबी कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये देखो चार्ट समझाया, तुम्हारा जितना गुड्स का मटेरियल दाम बढ़ा, एक्सपोर्टिंग कंट्री को भी तो वहां पे इंश्योरेंस पोर्ट तक लाने का कोई खर्चा लगा होगा, भाड़ा, इंश्योरेंस, ये सब। और उसका तो एक फैक्ट्री होगा अपने देश में, जहाँ से उसको भी तो कस्टम, वहाँ का कस्टम डिपार्टमेंट पे लाना पड़ा होगा, वो खर्चा भी ऐड कर लो। और शिप में चढ़ाने का, लोडिंग का भी कोई चार्जेस लगा होगा, अपने सर पे तो माल रख के चढ़ाया नहीं होगा वो भी ऐड करो। ये तीनों को जोड़ लो, इसी का एफओबी को। अब तुम ये कैब, कमीशन, पैकिंग, इंजीनियरिंग, रॉयल्टी, रीसेल वैल्यू, मटेरियल सप्लाइड सब जोड़ लो, ये आ गया एफओबी एज पर कस्टम। अब इसमें तुम फ्रेट जोड़ो और इंश्योरेंस जोड़ो, ठीक है, तब जाके आएगा तुम्हारा वो एसेसेबल वैल्यू, या जो वैल्यू जिसके ऊपर, इसको सीआईएफ वैल्यू भी बोलते हैं, इसको सीआईएफ कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट सब आ गया ना, इसको सीआईएफ या एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं, जिसके ऊपर ड्यूटी कैलकुलेट हो, मतलब ये तुम्हारा वो ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो ये वाला फॉर्मेट भूलना मत, ये फॉर्मेट मत भूलो। और ये मेरा जो दो छोटा छोटा बात था, इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट, ये याद रह गया तो मोटा मोटी तुम्हारे चैप्टर का सम इजीली बनती है। तो देखो यहाँ पे सम दिया है, तो सम्स करते हैं ना, चलो ठीक है। तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेंट गुड फ्रॉम कस्टम पर्पस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तुम्हारा सामान आ रहा है, ए प्राइस एक्चुअली पेड टू द सेलर, ये इंडियन रुपीज में बता रहे हैं एक बार में, 10,000, 20,000 और 30,000 अगर गुड्स का दाम होता है, 3 अलग अलग केस है। तुम्हारा पैकिंग का खर्चा पहले केस में 1,000 रुपया है, दूसरे में नील है, तीसरे में 500 है। लेबर चार्जेस भी है 200 नील और 300। इसके अलावा प्राइस ऑफ मटेरियल सप्लाइड टू सेलर फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम फ्री में भी हमको कुछ मटेरियल और भी दिए, मतलब आइटम भी कुछ फ्री दिया होगा तुम हमको, 1,000, 500, 2,000 रुपये। अब देखो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या बोल रहे हैं, पहले केस में 1,000 रुपया, दूसरे केस में नहीं पता, तीसरे केस में 12,000। इंश्योरेंस का भी बोल रहा है, पहले केस में नहीं पता, दूसरे केस में नहीं पता, तीसरे केस में 500। लोकल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इस पे ड्यूटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। अब कस्टम स्टेशन से निकाल के आप जो घर ले जा रहे हैं, या वेयरहाउस ले जा रहे हैं, या गोडाउन ले जा रहे हैं, उसका भाड़ा पे कोई कस्टम ड्यूटी लग सकते हैं क्या? नहीं। वो आपका खर्चा आप समझो। ऐसे तो तुम बोलोगे अब हम रेंट दे रहे हैं गोडाउन का, उस पर भी कस्टम ड्यूटी ले लो, सब पे ले लो फिर तो, ऐसे थोड़ी ना होता। अच्छा, यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बताया देखो, केस 1 में समुद्र से आ रहे मतलब वेसल, केस 2 में भी वेसल, और केस 3 में एयर यानी एयरक्राफ्ट। सर पहला केस में कैलकुलेट करते, केस 1 देखो, पहले गुड्स का दाम 1,000 रुपये लिया, 10,000 रुपये लिया, फिर पैकिंग चार्ज भी जोड़ा 1,000 रुपये, वहाँ का लेबर चार्ज भी जोड़ा, वहाँ पे जो फ्री मटेरियल दिया वो भी जोड़ा। तुमको फ्री पड़ा है, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा है गुड्स तो आया ना इंडिया में, तो फ्री ऑन बोर्ड कितना वैल्यू हो गया, 12,200। अब इस पे तुमको ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जोड़ना है ना, एफओबी पे ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जोड़ना है। तो ट्रांसपोर्ट किस रास्ते से आया, पहले तो समुद्र से, तो अगर सी से आए तो क्या रूल है, अगर खर्चा पता है तो जो पता है वो ले लो, नहीं पता है तो फिर 20% ऑफ एफओबी। देखो पहले केस में बोला ट्रांसपोर्ट का खर्चा पता है, तो पता था तो वो ले लिया 1,000 रुपये। इंश्योरेंस में क्या बोला है, पता है तो जो पता है वो ले लो, कोई भी रास्ते से आए, नहीं पता है तो फिर 1.125। इस केस में नहीं पता था, केस 1 में, तो सर 12,200 का 1.125 कैलकुलेट करें। 137 रुपये एसेसेबल वैल्यू आ गया 13,337। केस 2 में आ जाओ, गुड्स का दाम 20,000 लगा, वो ले लिए। सर ये 12,200 रुपये जो किया है एफओबी का, वो इसमें तो तेरे को बोला तो था अभी, अरे भाई मेरा 20% बता रहे, अरे उसमें क्यों लेंगे 20%? एफओबी कैसे आ रहा है? हाँ ठीक है, गुड्स का दाम
वहां का ट्रांसपोर्ट खर्चा, वहां का लोडिंग वोडिंग का खर्चा, और वहां पे वो तुमको कुछ फ्री दे रहे हैं, वो सब ऐड करेंगे। वो सब ऐड करके एफओबी आ गया। 20% तो खाली ट्रांसपोर्ट के लिए बात है। हाँ। और वो भी तब जब नहीं पता, शिप के केस में नहीं पता तब। ठीक है, जैसे सेकंड केस देखो, तुम्हारा प्राइस है गुड्स का 20,000, पैकिंग लगा ही नहीं वहां पे, लेबर चार्ज लगा ही नहीं वहां पे, नहीं। तो नील हो गया। और वहां पे तुमको कुछ फ्री में मटेरियल दिया 500 रुपये, तो वो ऐड हो गया, 20,500 आ गया एफओबी। हाँ, अब आ जाओ ट्रांसपोर्ट के केस पे। तो ट्रांसपोर्ट के केस में समुद्र से आए तो रूल क्या बोलता है? पता है तो जो पता है वो ले लो, नहीं तो 20%। तो सर यहाँ नहीं पता है, न सर्टेन है, तो 20,500 और 20% ले लिए, 4100 ले लिए। सर समुद्र के केस में इंश्योरेंस का क्या रूल है? पता है, समुद्र के इंश्योरेंस के केस में हमको देखना ही नहीं है कौन सा रास्ते से आया, पानी, हवा की जमीन। मेरे को यही मतलब है, पता है तो जो बोले लो, नहीं पता तो 1.12। यहाँ भी नहीं पता था सर। तो 20,500 का 1.12, 231 रुपये, 231। वो ले लिया, ऐड कर। आखिरी बात, अब तीसरा केस में क्या आ रहा है सर? एयर से आ रहा है। ठीक है सर, एफओबी तक तो कोई रूल बदले नहीं रहा है। एफओबी में क्या हो रहा है सर? 3-4 कुछ का दाम ले लिए, 500 रुपया पैकिंग लगा, 300 रुपया मटेरियल लेबर चार्ज लगा, 2,000 रुपया फ्री का आइटम भी है, तो 32,800 आ गया एफओबी। बस अब आपको क्या करना है? समुद्र जब ये हवा से आ रहा है, एयर से, तब ट्रांसपोर्ट का रूल क्या बोलता है? जो पता है वो 20% विच इज लोअर। पानी से जब आ रहा था ना सर, तो जो पता था वो ले लो, नहीं पता तो 20% लगेंगे। लेकिन हवा से जब आए तो विच इज लोअर का रूल है, एक्चुअल या एफओबी विच इज लोअर। तो तुम्हारा हवा से आ रहा है तो पहले 20% में वो भी निकालो, 32,800 का 20%, 65-60 आ रहा है। जबकि तुम्हारा ट्रांसपोर्ट खर्चा लगा कितना है? 12,000। तो बीच एवरेज लोअर, हाँ तो ले लिए। सर इंश्योरेंस के केस में कोई रूल ही नहीं है, पता है तो पता है वो ले लो, नहीं पता तब 1.12। तो सर यहाँ पता है इंश्योरेंस का दाम 500 पता तो वही ले, नहीं पता होता तो एफओबी का 1.12 निकाल। ठीक है, यही था सर। अब तुम इसके आगे का सम खुद बनाओगे, ये सारा सम प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में यहीं से बड़ा सम को उम्मीद है। ठीक है, देखो यही है सम, खत्म होता है। फिर आएगा ये ट्रांजेक्शन वैल्यू, सिमिलर वैल्यू रूल, एक क्लास और ये खत्म चैप्टर। एक क्लास और लेंगे और ये पार्ट खत्म हो जाएगा। अभी कितना पेजेस और बचे पर देखिए, 310 से 344 है, 310 34 पेज है। ठीक है, लेकिन 34 पेज में कहीं एक जगह से तो क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक क्लास और लेगा। ठीक, हाँ यही तक है, कम इसके बाद तो वो खाली सम्स आ जाए।